Hi guys, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the first unit of Indian economic development of class 11th economics. In the last video, we are done with the topic, the state of foreign trade. This topic we are done with in the last video. So in this video, I'm going to start with the next topic. The very next topic is the demographic conditions on the eve of independence. Now, what is this topic? काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जिनको सिंपल डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब शायद ना पता हो, तो मैं बता दूं गाइस, डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन थी उस वक्त, उस पॉपुलेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या थी। प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है मेरा कि लाइक इकोनॉमी के अंदर कितना इलिटरेसी था, या ग्रोथ रेट क्या थी, या बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब इकोनॉमी में कितना था, इसके बारे में बताया जाता है डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। और एक और वर्ड इससे रिलेटेड होती है गाइस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि ओवर टाइम इन सारी चीजों में कैसे चेंजेस आए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जैसा हमारा चैप्टर है कि हमें तो बात करनी है इंडिपेंडेंस के वक्त के बारे में कि 1947 में कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज कलेक्टेड थ्रू द सेंसस। फाइन, तो सेंसस के थ्रू ये सारी डिटेल्स कलेक्ट की जाती है। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। 1881 में पहला हमारा सेंसस, आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का जो पहला सेंसस था वो 1881 में हुआ था। द डेमोग्राफिक कंडीशंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर एज फॉलोज। और ये गाइस जो है आपकी जो डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में हम बताने वाले हैं, ये है 1941 में हुए सेंसस की। फ्रॉम द सेंसस that is from the census of 1941। जरा इस सेंसस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूं। ये ब्रिटिशर्स का कंडक्ट किया गया आखिरी सेंसस था इंडिया में। क्या आखिरी सेंसस? बिल्कुल, जिसमें काफी सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट लाइक दादा भाई नारोजी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और काफी सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट उस टाइम पर उभर कर आए। भीमराव अंबेडकर भी उसी टाइम आए, तो जिनको बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया गया। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि 1947 तक की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। पहला, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दे बोथ वर रियली वेरी हाई। वाई दे बोथ वर हाई, मैं ये भी आपको बता दूं, ये दोनों ज्यादा इसलिए थे क्योंकि बर्थ रेट वॉज हाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी। लोगों के अंदर नॉलेज नहीं थी, और ये सिंपल एनसीईआरटी में भी हमने लिखा हुआ है कि बर्थ रेट वॉज वेरी हाई बिकॉज इन दैट टाइम people used to think this, that the higher number or the more number the children they have, the higher will be their security for the future। कि फैमिली में जितने ज्यादा उनके बेबीज होंगे उतना ज्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। लोगों की पहले ये मेंटालिटी हुआ करती थी, और उस मेंटालिटी के पीछे के कुछ बेसिक रीजंस भी थे। कुछ रीजन आप बोल सकते हो कि भाई जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी कि बहुत सारे बेबीज सरवाइव नहीं कर पाते थे। एंड देन कि उस टाइम पर लूट, मर्डर्स, और जो आप बोल सकते हो कि जो नॉन नेचुरल मोर्टेलिटी रेट होती है वो भी काफी हाई था। ब्रिटिशर्स का राज था, जब चाहे जिसको मार दिया। तो जो सर्वाइवल की रेशियो थी वो बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए यूजुअली फैमिली में बेबीज ज्यादा हुआ करते थे, मतलब फैमिली का साइज बड़ा हुआ करता था।
तो कहीं ना कहीं उसमें आप लिटरेसी का भी रोल मान सकते हैं। तो बर्थ रेट वॉज हाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिटरेसी। डेथ रेट क्यों ज्यादा था? डेथ रेट इसलिए ज्यादा था गाइस क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं थी, एक्सेस में नहीं थी। और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज बोला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में भी कुछ एक रिचर क्लास के लिए था, या फिर जो राजे महाराजे थे उस टाइम पर खाली उन्हीं के लिए ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज थी। रूरल एरियाज के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज ना तो एक्सेसिबल थी ही नहीं, और जो थी वहां पर ओवर क्राउडिंग हुआ करती थी, जो कि आज भी है। तो जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी का लेवल था और जो हेल्थ स्टेटस रहता था रूरल एरियाज के अंदर लोगों का, वो बहुत लो रहता था। आपको आगे देखने को मिलेगा कि उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हुआ करती थी। लोग ऑन एन एवरेज मुश्किल से 32 साल जिया करते थे। यस, बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है, लेकिन हां, इंडिपेंडेंस के वक्त हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 साल थी, 32 ईयर्स की ऑन एन एवरेज। आज की डेट में इंडिया में ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना जीता है, मैं बिल्कुल आपको 2017 का स्टैट्स बताऊं, दैट इज 72 ईयर्स ऑन एन एवरेज। उस वक्त केवल 32 साल। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डेथ रेट कितना हाई रहा होगा। ओके, क्या लिखा हुआ है यहां पर? द लेवल ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज वेरी हाई, which represents the level of backwardness of Indian economy at the time of independence। ये दर्शाता है कि उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कितनी ज्यादा बैकवर्ड थी, या कितनी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि बहुत ही कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ लोग जीते थे। बर्थ रेट वॉज 48 पर 1000 एंड द डेथ रेट वॉज 40 पर 1000। ये हमारी उस वक्त की बर्थ रेट और डेथ रेट थी। फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे सोच रहे हो कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, गाइस, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न, बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी। और मोर्टेलिटी रेट तो आप समझते होंगे मृत्यु दर, तो हिंदी में इसका नाम होता है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी उस वक्त काफी ज्यादा थी। काफी ज्यादा क्यों थी? गाइस, अगेन, लैक ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन वगैरह ना के बराबर थी, जिसके लिए गवर्नमेंट आज भी बहुत जोर देती है कि अपने बच्चों को प्रॉपर आप उसका वैक्सीनेशन करवाए, जिसे हिंदी में सिंपल हम बोलते हैं टीके लगवाना। गवर्नमेंट ने पोलियो का इतना बड़ा कैंपेन खड़ा किया इन 90s एंड 2000 एंड फाइनली हमें 2014-15 के डाटा से पता चला कि अब इंडिया में एक भी पोलियो का केस नहीं है। सो थिंग इज दिस कि बाय टाइम गवर्नमेंट ने ऐसे सारे कैंपेन्स चालू किए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। वैक्सीनेशन के नाम पर कुछ नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं था तो बहुत ना के बराबर, और जो भी था वो सब हमारा, जिसे आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन ओरिजिन था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकदम देसी चीजें थी, कि नॉर्मल हमारे कॉलोनी के या हमारे गांव के हकीम जी है या वैद्य जी है, हम सारे इलाज उन्हीं से करवाते हैं। सारे के सारे जो डिलीवरी से रिलेटेड काम है वो हमारी कॉलोनी की एक दाई माँ है, वो सारा हैंडल करती है, उन्हीं की सारी सलाहों पे काम होते हैं, जो कि अगेन एक तरीके की इमेच्योरिटी शो करता है कि कैसे आप इन सारे चीजों के ऊपर बिलीव कर सकते हो, बट कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। इसकी वजह से भी इन्फेंट मोर्टेलिटी काफी हाई थी। दिस रेफर्स टू डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, कि 1 साल से कम की एज वाले बच्चों की डेथ को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नाम देते हैं। इट वॉज हाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल because of the lack of medical facilities and it was around 218 per 1000 in contrast to 44 per 1000 in 2011। तो आज के वक्त में जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ 2011 का, 11 के सेंसस का हमने यहां पे डाटा शेयर किया हुआ है। तो उस वक्त कितना था कि हर 1000 बच्चों में 218 बच्चे तो 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाते थे।
और आज की डेट में क्या रेशियो है वो 44 पर 1000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है गाइस कि कितने साल तक ऑन एन एवरेज कोई इंडिविजुअल एक कंट्री में जिंदा रहता है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस द नंबर ऑफ इयर्स दैट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑन एन एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कि कितने साल तक वो ऑन एन एवरेज जिंदा रहेगा। इट वॉज ओनली 32 ईयर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। केवल 32 साल। ये वाइटल स्टैट, चौंकाने वाला स्टैट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन कंट्रास्ट टू दिस 2011 यानी कि जो लास्ट सेंसस था, उस वक्त इंडिया की ऑन एन एवरेज जो एज रहती थी दैट वाज 65.5 ईयर्स इन 2011 कि ऑन एन एवरेज एक आदमी इतना जिंदा रहता है। फिर आता है एक बहुत ही बड़ा पॉइंट, मास इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब सबको पता है। अगर इकोनॉमी के अंदर स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हायर एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट ना किया जाए या बिल्कुल ही डोमिनेट किया जाए, दबाया जाए, तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं आपके सामने अभी ऐसा ही एक अगेन बहुत ज्यादा चौंकाने वाला स्टैट्स आने वाला है। मास इलिटरेसी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कि ये मास इलिटरेसी क्या दिखाता है कि कितनी ज्यादा गरीबी थी, कितने ज्यादा हम बैकवर्ड थे उस एरा में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी काफी कुछ बताया कि ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग इतने समझदार भी बने या उस लेवल पे पहुंचे कि हम में सेल्फ डिपेंडेंट होने का कोई भी स्कोप रहे या कुछ स्कोप जागे। वो कभी ये वाली चीज नहीं चाहते थे। और वही कि अगर इंडियंस पढ़ लिख के, ज्यादा इंडियन, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस पढ़ लिख के अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए या ज्यादा ही आप बोल सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल हो गए, तो उसमें ब्रिटिशर्स का अपना खतरा था कि वो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स को खदेड़ देंगे, निकाल देंगे, जैसा कि हुआ भी। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1941 विच वॉज द लास्ट सेंसस अंडर ब्रिटिश रूल, 84%, yes, 84% of the Indian population was illiterate। कि 84% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी, यानी कि वो पढ़ना लिखना तक भी नहीं जानते थे। इसका मतलब समझते हैं आप? 84% लोगों का इलिटरेट होने का मतलब क्या है कि हर पांच में से लगभग 4 लोग इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। मतलब 5 में से कि इंडिया में घूमते उस वक्त 5 में से कोई एक आदमी आपको दिखेगा जिसने पढ़ाई कर रखी होगी। और अगेन उसके पढ़ाई का लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। आपको लिटरेट बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? एलिमेंट्री एजुकेशन। आप क्या कहलाएंगे? लिटरेट। The female illiteracy level was extremely high with 93%। ये तो बहुत ही ज्यादा हद हो गई कि फीमेल इलिटरेसी लेवल तो एक्सट्रीमली हाई था कि हर 10 में से 9 से ज्यादा लड़कियां, ऑलमोस्ट 9.3, क्या थी? इलिटरेट। और जिसकी भी रेशियो बहुत कम थी कि जिसको पढ़ाया जा रहा है वो लिटरेट तो है लेकिन बहुत जल्दी उसका स्कूल ड्रॉप करा दिया 8th में 9th में। तो इतना पढ़ा लिखा बच्चा लिटरेट कहलाता है। बट अगेन आप सबको पता है कि ऐसी पढ़ाई का ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होता। सो इलिटरेसी लेवल तो बहुत ज्यादा था ब्रिटिश एरा में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अबाउट the level of demographic transition।
बच्चों का कई बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये 5 या 6 नंबर में आ जाए तो क्या लिखें। इसके आगे आप पॉइंट लिख सकते हैं, लाइक 5th पॉइंट आप लिख सकते हैं मास पॉवर्टी। उसके बाद आप एक और ऐड कर सकते हैं वेरी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स भी आप डाल के अपने आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें मैं बच्चों से 11th क्लास के बच्चे से, जिसने जस्ट 11th के लिए 10th के ही बेसिक्स पढ़े हैं, तो इकोनॉमिक्स का कोई बहुत अच्छा उनका बेस नहीं बना हुआ होता। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माइंड में ये वर्ड क्लियर करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली everything which we can see around us and which is man-made. Everything which we can see, which we cannot see, which we can feel around us is basically the part of infrastructure. Actually, infrastructure is anything which can be used to carry out an economic activity, which can be used to produce something. Everything which is useful to carry out an economic activity can be considered as the part of infrastructure. So, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। टेंजिबल से मेरा क्या मतलब, टेंजिबल तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। देयर आर कार्स, देयर आर रोड्स, देयर आर ब्रिजेस, देयर आर बिल्डिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। यूजुअली एक 11th क्लास के बच्चे के माइंड में क्या आता है, जब मैं पूछता हूं डिफाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके माइंड में क्या आती है, बड़ी बड़ी इमारतें, टावर्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज फार बियॉन्ड दिस, फार बियॉन्ड प्रॉपर्टी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, A to Z, जो भी आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और जैसा मैंने बोला, टेंजिबल इंटेंजिबल सब, सारी सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, दीज आर द सर्विसेज, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। लाइक इंटरनेट, कैन यू सी इंटरनेट? नो, बट यू कैन फील इट. Yes, there is internet accessibility. Can you see your mobile communication के जो signals आते हैं? Can you see this? जो इंटरनेट आपके आसपास हमेशा घूमता रहता है, जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में. Can you see this? You cannot. But again, very important component of infrastructure now. So infrastructure, very big term. अब इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है इंडिपेंडेंस के वक्त. तो आपके माइंड में सीधा अब क्या आएगा कि सर ने तो अभी अभी का एरा बताया, इंडिपेंडेंस के वक्त तो ये सारी चीजें थी नहीं, न टेलीविजन थे, ना बेसिक सर्विसेज थी, मोबाइल फोन तो अभी आया है, टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत बाद में आया है. उस टाइम पर क्या था, इसके बारे में बात करते हैं. Infrastructure includes such industry which helps in the growth of other industries and help in the growth of whole economy. कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि ये सारी चीजें जो किसी और इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करे और अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी को ग्रो करने के हेल्प करे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एक्सेट्रा. ये सारे फैक्टर्स हमारी मदद करते हैं दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में. नाउ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विसेज, रोडवेज एक्सेट्रा. बिल्कुल, हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो उस टाइम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग बिल्ड करके गए, तो सबसे बड़ी सौगात जो ब्रिटिशर्स इंडिया को देके गए, या आप बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो था,
वो थी रेलवेज। आपको पता होना चाहिए ये गाइस कि इंडिया में रेलवेज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1850 में। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि जब उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। फाइनली ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1853 में पहली रेल चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। उस टाइम पर उस जगह का नाम बॉम्बे हुआ करता था, आज की मुंबई। सो बॉम्बे टू थाने पहली रेलवे चली थी। और एक स्टैट्स ये भी बोलता है कि 1850 में रेलवेज बननी स्टार्ट हुई और 1947 में अंग्रेज चले गए। कितना पीरियड हुआ? 97 ईयर्स। एक स्टैट्स ये बोलता है कि जितने रेलवे ट्रैक्स ब्रिटिशर्स इन 97 सालों में बना के चले गए, अगर हम इंडिया की करंट प्रोडक्शन के पेस को ध्यान में रखते हुए अगर मैं सेम उतनी लेंथ की रेलवे ट्रैक्स बिछाता तो इंडिया की करंट प्रोडक्शन स्पीड के अकॉर्डिंग इट विल टेक मोर देन 300 ईयर्स। 300 साल के आसपास लग जाते, जितने ब्रिटिशर्स उन 97 ईयर्स में बना के चले गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने रैपिडली रेलवे ट्रैक्स बनाते थे कि जब नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस को चिपको मूवमेंट जैसी एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ी, कि जब लोगों ने खुद को कटवाना ज्यादा प्रेफर करा इंस्टेड ऑफ कि वो पेड़ को काटे। ब्रिटिशर्स पेड़ को इसलिए काटते थे कि पेड़ से बनते थे बड़े स्लैब्स, और स्लैब्स कहां पर इस्तेमाल होते थे? रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। रेलवे ट्रैक्स में बीच में स्लैब्स लगी हुई होती है। आज की डेट में वो स्लैब्स कंक्रीट की बनती है, उस वक्त वो स्लैब्स वुड की बनती थी, लकड़ी की बनती थी। तो ब्रिटिशर्स आंख बंद करके पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिया करते थे, क्योंकि उनको रेलवे ट्रैक्स बनाने थे। रेलवे ट्रैक्स वो क्यों बना रहे थे? टू लिंक अप ऑल द बिग मार्केट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट, सेकेंड टू मोबिलाइज द आर्मी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैं बता दूं कि ब्रिटिशर्स का रेलवेज इंट्रोड्यूस करने के पीछे कभी भी मोटिव ये नहीं था कि हम रेलवेज बना के पब्लिक को सर्व करेंगे, हम इंडियंस को देंगे कि वो इधर से उधर जाए और इसका इस्तेमाल करें। कभी नहीं। उनका बेसिक आइडिया था कि सिर्फ और सिर्फ अपना सामान ट्रांसपोर्ट हो। कहां से कहां तक? पोर्ट्स, जहां पर आके सामान उतरता था, बंदरगाह, पोर्ट से बड़ी बड़ी मार्केट्स तक। यह बेसिक आइडिया था, और आर्मी को घुमाने का इधर से उधर। तो रेलवेज इसलिए इंट्रोड्यूस की गई, और ब्रिटिशर्स को बड़े अच्छे से पता था कि इस टाइम पर हमने जितना ज्यादा मार्केट्स को कैप्चर कर लिया, उतना ही ज्यादा हमारा यहां पर कंट्रोल स्ट्रांग होता चला गया। तो दैट इज द थिंग। तो लेट अस टॉक अबाउट द रेलवेज। British introduced railways in India in 1850, and Indian Railways began its operation on 16th April 1853 from Bombay to Thane. Railways are considered as the most important contribution by British rulers in India. Again, Railways affected Indian economy in the following ways. रेलवेज की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? पहला, चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कमोडिटी टू बी ट्रेडेड। और ये पीपल में भी मोस्टली कौन लोग आते थे? ब्रिटिशर्स और अगेन जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी से, वही राजे महाराजे, ये लोग आया करते थे। बाकी आम पब्लिक को रेलवेज में या मोस्टली रेलवेज में घूमने की इंडिपेंडेंस नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। देन नेक्स्ट, इंक्रीज्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब मार्केट्स ज्वाइन हुई, मार्केट्स आपस में कनेक्ट हो गई, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि डिमांड बहुत ज्यादा आने लग गई। तो
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाया गया, कमर्शियलाइजेशन बढ़ा, कि जहां अगर मैं एक फार्मर हूं और मैं एप्पल उगाता हूं तो पहले सिर्फ क्या था कि रैपिड मूवमेंट नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत वीक थी, इसलिए मैं आसपास के गांव में ही बेच पाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रेलवेज के थ्रू आपकी मार्केट को बड़ा किया। अब वो आपसे सेब खरीद के किसी दूसरी स्टेट में जाके बेचते हैं। तो एक्चुअली कमर्शियलाइजेशन का कंसेप्ट तो ब्रिटिशर्स ही लेकर आए, तभी तो आज हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हुए साल के 12 महीने जोन सा फ्रूट आप खाना चाहे वो आप खा सकते हैं। आपके पास आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड द रैपिड ट्रांसपोर्टेशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू या फिर व्यापार बड़े लेवल पे कैसे किया जाता है वो इंडिया को ब्रिटिशर्स ही सिखा के गए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा। क्यों बढ़ा? कि जब अगेन आपकी इकोनॉमी की बड़ी मार्केट्स आपस में जुड़ गई हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना तो तय था। तो कुछ बेसिक कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेटअप होने लग गई, लाइक पेपर इंडस्ट्री, छोटी मोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कुछ आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज भी बाद में सेटअप हुई, रबर फैक्ट्रीज, ये सब सेटअप हुई। देन लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड एज रेलवेज लिंक द मेजर पोर्ट्स एंड मार्केटिंग सेंटर, कि फॉरेन ट्रेड भी बहुत बढ़ गया। क्यों? अब रैपिड मूवमेंट होने लगा था मार्केट का पोर्ट्स के तक, पोर्ट्स तक जो आपका मूवमेंट थी अब वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। देन ये थी सारी रेलवेज। अब हम आते हैं रोडवेज पे, यानी कि सड़कों पे। रोड्स वर बिल्ट टू कैरी आउट रॉ मटेरियल टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कि बेसिकली रोड्स क्यों बनवाई गई थी? अगेन पब्लिक कभी भी ब्रिटिशर्स के माइंड में नहीं थी कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है, नेवर। रोड्स बनवाने के पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्या था कि हम रॉ मटेरियल को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक आराम से स्मूथली ले जा सके। और दूसरा, जैसा मैंने बताया, आर्मी के लिए, और टू द पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन, कि पोर्ट तक के लिए सड़कें बनाई गई। रोड्स वर प्राइमरली बिल्ट टू यूज फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी, कि आर्मी को आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सके, इसलिए भी रोड्स बनाई गई थी। तो आपको आई गेस ये वाली बात तो माइंड में बैठ गई होगी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स बना के गए उसमें उनका अपना ही इंटरेस्ट था, पब्लिक का इंटरेस्ट बाद में आता है। वो तो आप बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंटली, कि एक इत्तेफाक था कि उसकी वजह से पब्लिक का भी थोड़ा बहुत वेलफेयर हो गया, लेकिन वो उसके लिए टैक्स भी चार्ज करते थे एंड लॉज वर रियली वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट टाइम। देन थर्ड इज वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। यस, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन भी ब्रिटिशर्स ने किया था इंडिया में। और मैं बता दूं कि वाटर ट्रांसपोर्ट को बड़े लेवल पे लेके जाना, एयर ट्रांसपोर्ट को एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए एक इंडियन का बहुत बड़ा रोल था। उस इंडियन के बारे में भी मैं बताऊंगा, बट पहले जरा हम पॉइंट पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स टुक वेरियस स्टेप्स फॉर डेवलपिंग वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, बट देयर डेवलपमेंट वाज स्टेगनेंट, कि जितना भी उन्होंने किया वो रुकी हुई उनकी ग्रोथ थी बिकॉज ऑफ द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। उनकी मोनोपोली थी, उनका राज था, तो वो जैसे चाहे वैसे ही डेवलपमेंट करते। तो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत तो हुई, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ग्रोथ स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी, तो ज्यादा कोई वो बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक इंडियन ने
बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन एविएशन में। मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूंगा। ही वॉज द सन ऑफ जमशेद जी टाटा एंड हिज नेम वॉज JRD टाटा। JRD टाटा कौन थे? इज द फादर ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा तो आज भी है, तो रतन टाटा के पिताजी थे JRD टाटा। JRD टाटा एक बहुत ही अच्छे पायलट थे, शौक था उनका प्लेन चलाने का, एंड अगेन ही वॉज फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल्दी फैमिली, टाटाज वी नो वेरी वेल। तो आप बोल सकते हैं कि इंडियन एविएशन की नींव JRD टाटा ने रखी। और अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो और आपको नॉलेज हो तो इंडियन एयरलाइंस, जो भारतीय हमारी इंडियन एयरलाइंस है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक सरकारी कंपनी है, वो पहले बेसिकली टाटा के पास थी। हां जी। फिर हमें आजादी मिली 1947 के बाद। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने JRD टाटा से रिक्वेस्ट करके उसको एक गवर्नमेंट कंपनी में कन्वर्ट करवा दिया। बट रिसेंटली, अगर आपको रिसेंट न्यूज की बात पता हो तो दोबारा से इंडियन रेलवेज बहुत घाटे में चल रही है और अगेन गवर्नमेंट अब सोच रही है कि इसको टाटा को दोबारा से सौंप दिया जाए, कि वापस से इंडियन जो एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को वापस से प्राइवेटाइज कर दिया जाए। फाइन। सो ये था वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। और फिर आते हैं हम कम्युनिकेशन पे। मॉडर्न पोस्टल सर्विस स्टार्टेड इन 1838। कि जो पोस्टल सर्विसेज थी वो इंडिया में 1838 में स्टार्ट हुई। द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी इन इंडिया। जो अगेन किसके लिए? वहां पर जो ब्रिटिशर्स ने अपनी थोड़ी बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करनी स्टार्ट करी थी, वहां पर उन्होंने अपने लिए टेलीग्राफी लाइन बिछवाई। क्या सेंटेंस लिखा? द फर्स्ट टेलीग्राफी वॉज ओपन इन 1857। 1857 कौन सा साल था? क्या खास हुआ था इस साल में? मैंने आप लोगों को बताया था, ये वो साल था जब ब्रिटिशर्स ने फाइनली इंडिया को ब्रिटिश इंडिया घोषित किया। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो आपस में कोड्स में बातें किया करती थी। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू एक कोड भेजा, एंड देन वहां पर वाला कोड रिसीव हुआ, एंड देन उन कोड्स में बातें हुआ करती थी। तो उसे टेलीग्राफी लाइन का नाम दिया गया, जो कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने 1857 में इंट्रोड्यूस करी थी। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी। देन अब बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। क्या होता है ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? कि कितनी पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में लगी हुई है, इसके बारे में बताना उसे कहलाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का उस वक्त का आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग लगे हुए थे, बट यहां पर अभी हम उसे परसेंटेज के साथ पढ़ेंगे। Okay, so occupational structure means the division of workforce among the different sectors of the economy. क्या होती है वर्कफोर्स? आप ये वाली टर्म फ्यूचर में भी बहुत बार पढ़ेंगे। गाइस, वर्कफोर्स बेसिकली इकोनॉमी की पॉपुलेशन का वो वाला पार्ट होता है जो काम करते हैं या काम कर रहे हैं, इस टाइम पर किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसे आप नाम देते हैं क्या? वर्कफोर्स का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। कि ऑक्यूपेशन का क्या था? प्रिंसिपल और प्राइमरी सोर्स था। इट अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, विच वॉज अराउंड 72%। कितना? 72%। तो लगभग 72% पॉपुलेशन
जो इंडिया की थी वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। फाइन, ओके। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इज अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर। So it is the secondary sector, sorry for the spelling guys, that is basically the secondary sector. This is the industrial sector बोले या secondary sector आप इसे बोले। Okay, so it includes the workforce engaged in manufacturing activities. कि इसके अंदर कौन सी पॉपुलेशन आती है? जो पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। एंड दैट वाज ओनली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली 10% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। कि जो टोटल पॉपुलेशन काम कर रही थी उसका केवल 10% जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा हुआ था। अब इसी बात से अंदाजा लगाए कि उस टाइम का जो प्रोडक्शन लेवल था इंडिया का वो कितना ज्यादा वीक था, ये कितना बैकवर्ड था। सो इट वाज हाईली बैकवर्ड। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 18%, कितना? 18% of the working population was engaged in this sector. Thus, Indian occupational structure was highly unbalanced at the time of independence. कि जो रेशियो थी वो कितनी थी? 70:10 and 18। और मैं बता दूं कि उस वक्त जो टर्शरी सेक्टर था, कि 1947 में जो टर्शरी सेक्टर था इंडिया का, उसमें क्या क्या ब्रांचेस थी? देखिए, आईटी सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं था, कंप्यूटर से इन्वेंट नहीं हुए थे। आज की डेट में जो सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस के अंदर। देन कम्युनिकेशन, आपको पता है कि खाली पोस्टल था और टेलीग्राफी लाइंस थोड़ी बहुत बिछ चुकी थी। बैंकिंग था, इंश्योरेंस बहुत छोटे लेवल पे था, टूरिज्म ना के बराबर हुआ करता था। तो ये जो 18% पॉपुलेशन है, फिर ये क्या कर रही थी? कि जो आज की डेट में टर्शरी के अंदर जो लीडिंग डिविजन्स हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस वक्त। इंटरनेट था ही नहीं, कंप्यूटर्स थे नहीं, मोबाइल फोन्स नहीं थे, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा टर्शरी का मार्केट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो उस वक्त ये 18% कौन थे? 18% वो लोग थे जो लगे हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर की ट्रांसपोर्टेशन में, या नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर वो लोग जो रिटेलिंग में लगे हुए थे। एंड देन छोटा मोटा प्रोपोर्शन बैंकिंग में आ गया, एजुकेशन में आ गया, हॉस्पिटल्स में आ गया, एडवोकेट्स का आ गया, सीएस का आ गया, वो सब अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 18% पॉपुलेशन इन सारे कामों में लगी हुई थी। देन फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, बट उनके आने का फायदा क्या हुआ? हमने नुकसानों की बहुत बात करी। हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने आके यहां से हमें लूट लिया, पैसा ले गए, हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं छोड़ा। फैक्ट है, बट ब्रिटिशर्स के आने के फायदे भी काफी हुए। हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहला, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। रिमेंबर गाइस, लास्ट वीडियो में ही मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि कमर्शियलाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो स्टार्टिंग में हमारे लिए बहुत सही साबित हुआ। बाद में ब्रिटिशर्स ने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए फार्मर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोर्स किया कि जो हम बोल रहे हैं वही उगाओ। बट दैट आइडिया वाज रियली गुड एंड विच वाज एक्चुअली स्पिल्ड ओवर बाय ब्रिटिशर्स। जो उसका बाद में हमें रिपरकशन देखने को मिला वो बहुत बहुत ज्यादा रिटर्न्स वाला था। फार्मर्स को
समझ में आया कि हम प्रोडक्शन करें पैसा कमाने के लिए, बहुत सही बात है, बहुत सही कंसेप्ट है, एंड दे डिड. सो commercialization of agriculture initiated by British government. Guys, please avoid few spelling mistakes because the notes are basically typed by somebody else who doesn't have that much knowledge of economics. But still मैं साथ साथ बोल रहा हूं, कोई अगर गलत स्पेलिंग होगी तो मैं उसे ठीक कर भी रहा हूं. So that is the commercialization of agriculture initiated by British government resulted in self-sufficiency in the production of food grains. तो जब ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइजेशन का एक्चुअल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसका तो हमें बेनिफिट ही बेनिफिट मिला ना. उसका हमें बेनिफिट इतना मिला कि हमने जहां जो फूड ग्रेन्स की हमारे पास कमी रहती थी, अब वो कमी ना रह के हमारे पास फूड ग्रेन्स की वी बिकम अ वेरी वेरी हाईली प्रोड्यूसिंग फूड बास्केट. हमारी फूड बास्केट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी. फाइन. सेकेंड इज ऑफ कोर्स स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज. काफी देर मैंने इसके बारे में बात करी आप लोगों के साथ. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. कि रोडवेज और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के उसकी इंट्रोडक्शन की वजह से जो मूवमेंट थी वो बहुत चीप हुई, बहुत रैपिड हुई और उसने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खोली उस टाइम के इंडिया के लिए कि वो आराम से अपनी मार्केट का जो साइज है उसे कई गुना एक्सपेंड कर सकता है, कई गुना, बहुत बड़े लेवल पे. फाइन. नेक्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ये क्या पॉइंट है? आई गेस आप लोगों को आइडिया होगी बार्टर सिस्टम क्या होता है. गाइस, बार्टर सिस्टम इज बेसिकली व्हाट? गुड टू गुड एक्सचेंज. जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मनी ह्यूमंस ने इनोवेट किया. जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक वी यूज्ड टू ट्रेड गुड टू गुड, कि मेरे पास एक सामान है, तुम्हारे पास एक सामान है, आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं. बट बार्टर सिस्टम के अंदर अपनी बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी. क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर था आपका मनी एंड क्रेडिट, जिसमें इसी के बारे में बात की गई है. क्लास 10th इकोनॉमिक्स, आई गेस चैप्टर नंबर 3rd या 4th था आपका, मनी एंड क्रेडिट, जिसके अंदर इसके बारे में बात की गई है. सो बार्टर सिस्टम को कंप्लीटली खत्म करना यह बहुत बड़ा टास्क था और आप बोल सकते हैं कि उसको कंप्लीटली खत्म करने का काम भी किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया. इंडिया में कैसे किया? ब्रिटिशर्स ने फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करी और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अपने करेंसी नोट्स प्रिंट करने स्टार्ट किए. मैं बता दूं कि उससे पहले भी करेंसीज चलती थी, बड़े लेवल पे चलती थी. सोने की मोहरें चलती थी, सिल्वर की मोहरें चलती थी, लेकिन इंडियन रुपीस करेंसी नोट्स उनको बड़े लेवल पर प्रिंट करके स्प्रेड करना पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो काम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने की. सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ कंप्लीट मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम इन इंडिया. It helped to shift from barter system to monetary system of exchange. तो उन्होंने एक पूरा कंप्लीट मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो कि इनिशियली डायरेक्टली काम करता था बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए, जो कि सेंट्रल बैंक है किसका? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का. देन बाद में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका तो हमें अपना अलग से सेंट्रल बैंक बनाना पड़ेगा. तो अलग से सेंट्रल बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस, आरबीआई वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. सो आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एंड इट इज स्टिल वर्किंग सिंस 1st April
1935 तो 1935 तो इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया था, तो यानी कि वो भी किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई वाज आल्सो अ बिग पॉजिटिव इफेक्ट और पॉजिटिव अ बिग गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। देन फोर्थ, ब्रिटिश रूल लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे लिए छोड़ के गए। मतलब क्या हुआ इस चीज का? ये सारी बातें कहां से आई कि हर एरिया का अपना एक कलेक्टर होना चाहिए, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में आईएएस का नाम देते हैं। देन ये सारी बातें कि ये एक एनुअल मीटिंग होगी और ये सीधा प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट की बातें सुनेंगे। कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर एक जज बैठता है, लॉयर्स लड़ते हैं। प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो बना के गए वो ब्रिटिशर्स बना के गए। एंड देन उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को हमने डेमोक्रेसी के साथ मोल्ड करके इंडिपेंडेंट इंडिया में इंप्लीमेंट किया, लगाया। तो एक्चुअली द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया which we copied actually, and I could not say actual copied, we modified it and we opted it for the independent India. क्या लिखा हुआ है? British rule left a legacy of an efficient administrative setup. British government had an efficient administrative system which served as a default administrative setup for the independent India's policy makers and politicians. कि उसने एक डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें दिया, जिसमें हमने वही की तोड़ मरोड़ के मॉडर्नाइज करके, और जैसा मैंने बोला कि थोड़ा डेमोग्राफी के डेमोग्राफी नहीं, थोड़ा सोशलिस्ट सोसाइटी के थोड़े फ्रीडम वाले स्पाइसेस हमने उसमें डाले और हमने उसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। फाइन। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। फिर आता है पांचवा, इंक्रीज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ाई। देखिए, जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई तो इंडस्ट्रीज का बनना भी तय था, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, माना कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगेन ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि रॉ मटेरियल यहां से ब्रिटेन ही जाता रहे और वहां से फिनिश गुड आते रहे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत बड़े लेवल पे था, बट हां एक डिसेंट लेवल पे था, जिसने एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का काम कैसे किया कि पहले लोग ज्यादातर किस में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर सेक्टर, सब एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। सो एवरीबडी वाज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्टली। तो वहां पर जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी उसको कम करने का काम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किया। तो उसने उसको ठीक कर दिया। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि कंप्लीटली ठीक किया, लेकिन कुछ कुछ हद तक किया। दो इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज नॉट अप टू द मार्क, सही बात है, अप टू द मार्क नहीं थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। But it increased the level of employment because it absorbed the hidden unemployment in the agriculture sector. कि अप टू द मार्क ना होने के बावजूद भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसने बहुत हद तक जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन थी, जो हिडन अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको एब्जॉर्ब करने का काम किया। तो ये क्या बने आपके 5 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या क्या? कि वे पहला कमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम में, रेलवेज, रोडवेज, बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी एक्सचेंज, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और 5वां एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल?
हमने अभी पढ़ा 218 per thousand. State the life expectancy in India during British rule, that is 32 years. What do you mean by the infant mortality rate? तो आंसर आप सबको पता है. Infant mortality means the number of deaths of children below the age of 1 year. कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जब डेथ होती है तो उसे हम नाम देते हैं infant mortality rate, and that is of course per thousand. Give the name of one economist who estimated India's per capita income during the colonial period. तो अगेन एक का तो मैंने नाम दे दिया था, दादा भाई नौरोजी. He's one of the very influential economist during the British era, and he basically took the help of an British economist known as the Nicholas Calder. And there is one more guy, Professor V.K.R.V. Rao. So these were the two economists. आप जिनका नाम ले सकते हैं. What is mean by the commercialization of agriculture? Everybody knows. When we are producing to make profit, to sell it in the open market and make money. Commercialization of agriculture means production of crops for the sale in the market rather than for सेल्फ कंजम्पशन, कि अपने कंजम्पशन करने की बजाय उसे आगे मार्केट में बेचने के लिए. देन व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट? कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था. लाइव क्लास होती तो पहले मैं बच्चों से पूछता किस चीज का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था गाइस? इंडस्ट्रीज को तबाह करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज लगाना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को तबाह करना. तो कौन सी इंडस्ट्रीज उन्होंने रूइन करी थी? दैट वाज दी योर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, आर्टिसंस इंडस्ट्री को उन्होंने रूइन किया. क्यों किया था? ताकि उन्हें सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल मिलता रहे, कि लोगों को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे रहने से ब्रिटिशर्स का कोई फायदा नहीं था, उनका अपना कोई उसमें प्रॉफिट नहीं था. तो उन्होंने लोगों को वहां से निकाल के उन कामों में लगाना ज्यादा पसंद किया जिन कामों से ब्रिटिशर्स को फायदा हो. तो पहला क्या था? टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट, फाइन. और दूसरा टू सेल द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन द मार्केट एट हायर प्राइसेस. सिंपल. तो रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे लेना और आगे इंडिया में उसे महंगे दाम पे बेचना. नेक्स्ट, विच इंडस्ट्री वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? पार्टीशन की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्री, जरा गाइस मैं इसमें भी आपको एक अच्छी एडिशनल बात बताऊंगा. कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा इफेक्ट हुई थी? आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, नो डाउट. कि पंजाब का बहुत सारा पार्ट इट वेंट टू पाकिस्तान, और जब वो पाकिस्तान गया तो उसकी वजह से इंडिया में फूड क्राइसिस आ गया. तो यस ऑफ कोर्स कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा. और क्या पड़ा गाइस? आपको वाली बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान. एक पाकिस्तान वो था जिसे आप आज का बांग्लादेश बोलते हैं. उस बांग्लादेश में इंडिया की बड़ी बड़ी जूट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, विच वेंट टू पाकिस्तान अगेन, जो कि अगेन पाकिस्तान के हिस्से में गया. तो वो भी हमारा एक बहुत बड़ा सेटबैक था. फाइनली आई गेस 1971, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द गूगल, कि फाइनली वॉर छेड़ी गई, वॉर हुई. पता चला कि पाकिस्तान बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है. तो इंडिया ने अटैक किया, एंड देन जब इंडिया ने अटैक किया तो फाइनली बांग्लादेश रिलीज हो गया और बांग्लादेश को अपनी फ्रीडम मिली पाकिस्तान से, और दे एस्टेब्लिश्ड देयर ओन पर्सनल इकोनॉमी विच इज नोन एज बांग्लादेश. नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्सपोर्ट सरप्लस मीन? एक्सपोर्ट सरप्लस वर्ड यूज हुआ था, रिमेंबर. एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है? कि जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो, तो एक्सपोर्ट सरप्लस एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है. तो एक्सपोर्ट ज्यादा होना और इंपोर्ट्स कम होना, फाइन. देन
व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इज मोर देन इंपोर्ट्स, तो उसे क्या बोलते हैं आप? एक्सपोर्ट सरप्लस। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, What percentage of India's working population was engaged in the secondary and tertiary sector during the British rule? कितनी परसेंटेज जो वर्किंग फोर्स की थी वो इंडस्ट्रियल और टर्शियरी में लगी हुई थी? सो द आंसर मैंने ऊपर ही बता दिया था यहां पर आपको, जब हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। रिमेंबर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सारी चीजें थी, ये रहा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो कितना? 72%, 18% और 10%। तो 72, 10 और 18, 10 और 18 की जरूरत है, और वही हमारा आंसर भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज 10% इन द सेकेंडरी एंड 18% इन द टर्शियरी सेक्टर। So we are done with the first chapter of unit number 1, guys, and soon we will meet with the chapter number 2 of unit number 1, and which is the last chapter of the first unit, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। अभी हमने ब्रिटिश एरा की बात करी, इसके बाद आने वाले चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। फाइन। तो मेरे को पता है कि ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों को याद भी रखना होता है, तो उसके लिए रिवाइज करते रहे। Take care of yourself. Catch you soon with the next chapter. Till then, thank you so much, guys.